मेरा पति एक 13 साल लड़के को घर ले आया। कहने लगा कि ये लड़का बेसहारा है और अनाथ भी है, घर में नौकर का काम करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा पति बहुत ज्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वह लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने पति से पूछा, यह कहाँ से मिल गया? आपको कहने लगा, मेरे दोस्त के घर उसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वह दुबई जा रहा था, तो नौकर मुझे दे दिया कि बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगे कर देगा। यह सुनकर मैंने कहा, सुरेश, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं। एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है, एक हमारा कमरा है, बाकी यह खुला जगह है, यह लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वह कहने लगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस बरामदे में एक चारपाई इसे बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वह लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। आखिर रोज सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वह सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले में से कोई भी नहीं है। कहने लगा कि पता नहीं, मैंने तो आंख खोली तो अनाथ आश्रम में था, 5 साल का था, जब एक शख्स मुझे अनाथ आश्रम से यह कहकर ले लिया कि इसके घर औलाद नहीं है और उसे बच्चा पालना है। यह कहने लगा था कि अच्छे स्कूल में डालूंगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा और परवरिश दूंगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बस जी ऐसी ही जिंदगी गुजरने लगी थी। फिर वह बुढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन नौकर की काम शुरू कर दी, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, उससे ज्यादा किसी ने कुछ दिया नहीं। 2 रोटी के एवेज मुझे घर का सारा काम कर देता हूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे दे दिया करूंगी। असल में मेरे पति की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। कहने लगा, नहीं मालकिन जी, रहने दे, बस 2 वक्त की रोटी दे रही है ना, मेरे लिए काफ़ी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे चिंता करनी है और उसको मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस बच्चे के लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे पति के काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई कई दिनों से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसका बॉस मेरे पति को महीने में 1 बार दूसरे शहरों में भी ऑर्डर देने के लिए भेजता था। अब जब मेरा पति दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। इन दिनों मैं घर पर अकेली होती थी। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वह मुझे औलाद दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा पति चंद दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में या तो मैं थी या फिर वह 13 साल का नौकर लड़का। मैंने तो पहली बार उसकी बेबाकियों अब देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वह किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 13 साल लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे के आटा रखे गूंद रही थी कि जब सिंक पर जमा बर्तन धोने के बहाने वह सिंक के पास खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ थी। अपनी सोचों में गुम थी कि जब अचानक से मेरे में चिंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। यह लग रहा था कि किसी की तेज नज़र मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह से वार कर रही है। मैंने जब पलट कर देखा तो 13 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था। मेरी नज़रों के तासुर पर वह एकदम नज़रें चुराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी। फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा आटा तकरीबन गूंद चुका था। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर यह सोचने लगी कि आखिर यह 13 साल लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बुरी नज़रों से देखेगा। ऊपर वाले ने औरत की फितरत में यह बात शामिल कर रखी है कि वह अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है, और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था। लेकिन एक 13 साल बच्चे का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया।
मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपनी मजबूरी की किस्से मुझे सुनाए थे, मैं तो उसे हमदर्दी करने लग गई थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। देखा तो वह घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। देखने में उसमें मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। उसके बाद रात का खाना खाने के बाद कहने लगा, मालकिन बाहर सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाऊं। उसकी बात तो ठीक ही थी। मौसम सर्द शुरू हो चुका था और हवा में खनकी सी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सोगे मेरे कमरे में? कोई फालतू का कमरा थोड़ी है। एक कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई का कमरा रखा है, उसमें बहुत सामान बिखेरा पड़ा हुआ है। कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीज़ें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूंगी। कहने लगा, बुरा न माने तो मैं आपके कमरे में सो जाऊं। यह सुनकर मैं चौंकी थी। वह कहने लगा, मालकिन मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा। लेकिन मालकिन मुझे बहुत बुरी ठंड लगी है। मैंने अभी तक सर्दियों के बिस्तर और रज़ाइयाँ नहीं निकाली। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जैसे वह यह सुनकर बेहाशा खुश हो गया। फौरन से उसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में ज़मीन पर जाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे का लैंप बुझा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं 10 बजे उठती थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूं। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर तय था, यानी कि वो उठ चुका था और वह मेरे ही वॉशरूम में ही घुसा हुआ था। कितना तेज़ लड़का था, बिना इजाज़त मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी हुए हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मेरे बालों की पोनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फ़ौरन से अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और दुपट्टा जब मैं उठाने लगी तो बेडशीट की तरफ देखकर मेरे होश उड़े थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस कोने में सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत ना थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर यह लग रहा था जैसे इस पर कोई 100 के ना सिर्फ उठा हो, बल्कि जो बात मेरे दिमाग में आई, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो बच्चा फ़ौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझे अब तक उसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी मालकिन। मैंने कहा, रात को कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल का उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगा, मालकिन ज़मीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जाओ। जाने लगा तो मैंने फिर उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वह फिर वहीं रुक गया, पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगा कि आप जो भी रख दें, वैसे मुझे नीरज कहते हैं। उसका नाम सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। भला यह भी कोई नाम है? उनका यह काम कैसा है? कह रहा है, पता नहीं। अनाथ आश्रम वालों ने तो अच्छा नाम रखा था, लेकिन पूरा नाम कोई नहीं लेता। बहरहाल वह कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब से दर्द का एहसास था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आती थी, इसलिए मैंने कहा। नीरज कहने लगा, जी मालकिन। उसने फ़ौरन से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मैंने कहा, मुझे 1 कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे इस बात पर जब इसने मुझे चाय दिया, मेरा कुछ होश से उड़े थे। कहने लगा, हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं यह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम किया है। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई और किचन में मसरूफ़ था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को कॉल की। पहली बार मेरा दिल अपने पति के जाने पर बड़ा अजीब हुआ। मैं पूछी, कब वापस आओगे?
कहने लगा, क्या हो गया सालनी? अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, तुम्हें पता है? जब मैं दूसरे शहर आता हूँ तो मुझे 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, उसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ कर रहा है। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगा, सालनी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहज से यह जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज की और अपने पति से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत काफ़ी बोझल सी महसूस हो रही है, वजूद थका थका सा लग रहा है। मैं जब यह बात कर रही थी, सामने खड़ा नौकर मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी जो मुझे अपने वजूद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल यह मियाँ और बीवी की आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। बहरहाल मीटिंग ज़रूरी थी, इसलिए पति ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक बार फिर नीम दराज होकर बैठ गई थी। तभी दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर नौकर ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ मालकिन जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें मुड़े, इसे नहीं में सर हिलाया, इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदे हुई महसूस किया था, जैसे वह दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, मालकिन जी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप चाहे तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। इतना कहा कि मेरे लिए बस 1 कप तेज पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वह सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही चाय हाजिर थी। पीने में मुझे काफ़ी कड़वी लग रही थी। उसने शायद पत्ती कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा भी महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्द गहरी नींद में सो गई थी। मुझे इस बात की कोई परवाह न थी कि घर यूं ही खुला पड़ा, कोई आ गया तो, क्योंकि मुझे इस नौकर पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त सोई थी कि रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बौखला सी गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय 1 कप चाय के। आखिर मैंने पिया ही क्या था? उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि मालकिन, आपकी तबीयत ठीक हुई? आपके लिए खाना लगाऊं? वह तो जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वह हल्का सा मुस्कुराया और बगैर देखने के बाद कहने लगा कि आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थीं, जगाना मुनासिब नहीं लगा। इसकी बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा था। मैं कहने लगी, क्या मतलब? तो कहने लगा कि अरे मालकिन, आप इतने मज़े से और सुकून की नींद सो रही थी कि भला मैं नौकर हूँ? नौकर ज़ात होकर कौन होता हूँ? आपकी नींद में खलल डालने वाला। वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठ के करने दें। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में बहुत जायका था। उसने जो खाना बनाया था बड़ा ही लजीज था। मैंने पेट भरकर खाना खाया था। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का कहा तो फिर मेरे पति की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में बैठकर बातें करने लगी। 2 घंटे से लगातार मैं अपने पति से बात कर रही थी और उस दौरान कमरा बंद था। वह नौकर कमरे से बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला, आप कितनी देर मजीद अपने पति से बात करेंगी? मालकिन, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज़ में भी बोल रहा था कि उसकी आवाज़ यकीनन मेरे पति ने भी सुनी थी। एकदम से फ़ोन की दूसरी जानिब से खामोशी छाई थी। फिर मेरा पति इंतहा सीधी से कहने लगा कि मुलाजिम कहाँ सोने की बात कर रहा है। भला मैं क्या जवाब देती? फौरन कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, 2-3 दिन से ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए अब घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर पति कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा,
इसको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर लाउंज में ही सोने का कह दो। अब इतनी भी कोई ठंड नहीं है, घर का दूसरा कमरा तुम थोड़ा तरतीब दे लो, वहीं एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाया करेगा। पति की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए पति से बात करने के बाद मैं बाहर आई और इस नौकर को साफ साफ कह दिया कि तुम यहीं लाउंज में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मेरी इस बात पर इसने बेयकीनी से मुझे देखा था, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरने लगे थे। यह देखकर तो मैं शर्मिंदा सी भी हुई थी, और इतना मासूम बच्चा, भला मैं इस पर शक कर भी कैसे सकती थी। लेकिन चूंकि पति का हुक्म था कि इसकी गैर मौजूदगी में मानना मुझ पर लाजमी था, मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहीं लाउंज में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो यह थी कि इतना सोने के बावजूद जब मैं अपने बिस्तर पर लैंप ऑन करके एक कहानियों की किताब पढ़ने के लिए बैठी, तो एक मर्तबा फिर नींद मुझे अपने गलबे में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मेरी आंख खुली थी, मैं तो यह समझ रही थी कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आंख खोलकर मंजर देखा तो मेरे होश उठ चुके थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा पति तो घर पर मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा, मैं हैरान हो चुकी थी, क्योंकि नौकर दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाए मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। अपने हुलिये पर गौर किया तो जो मुझे समझ आया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ क्या था? मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर दर्द से टूट रहा था। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन वॉशरूम में चली गई। एक खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था कि इस 13 साल नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। भला 13 साल का लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे ही सब कुछ होने देती रही? मुझे होश क्यों नहीं आया था, यह सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो नौकर यूं ही लाउंज में सो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरकर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। इस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजुर्बा और नज़रों से वह कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक होने नहीं दिया था। शायद वह मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी। उस रोज़ मैंने पूरी एहतियात बरती थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा कि मालकिन लाए अपना एयर फ्रेशनर दें, मैं कमरे में छिड़का देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उसे मना कर दिया। मैं कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूँगी। वह कुछ सोचता हुआ वहाँ से जा चुका था। लेकिन उस रात मैंने एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में एयर फ्रेशर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तफाक से आज रात ही मेरा पति भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कोई कमरे में आया और फिर नौकर मुझे आवाज़ देने लगा, मालकिन जाग रही हैं या सो रही है? मालकिन आपका आशिक आ चुका है। आपके साथ रात गुजारने के लिए शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वह अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरे पूरे वजूद में चिटियां सी चल रही थीं। ऐन उसी वक्त दरवाज़ा धड़ल्ले से खुला था। मेरा पति वहां पर दाखिल हो चुका था। नौकर ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी। यूं मेरे पति को सामने देखकर वह हड़बड़ा सा गया, जबकि मैं भी उसी पल उठकर बैठ गई। पति ने जब नौकर को और मुझे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। दरअसल जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं महसूस कर रही थी, उसके बारे में मैं अपने पति को उसी वक्त बता चुकी थी। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो मुनासिब वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल पति कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर को गर्दन से पकड़कर काफ़ी थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके इस घर में लाया था, लेकिन ये कैसी बेगैर कि तूने मेरे घर में शुरू कर दी थी। बता क्या था?
यह सब कुछ पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा। रोकर उसने जो कुछ बताया हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि अनाथ आश्रम से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर गया, उसने मुझे अपने घर का नौकर तो बनाया ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली बार मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। मेरे जज्बात को उभरता था, मुझसे गलत काम करवाता था और मैं उसका नौकर था। सवाब समझकर हर बुरा काम करता था। मुझे मारता भी था, अजियत भी देता था। मुझे कहता कि मैं यह करूं वह करूं और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो गया। मेरे अंदर जिस्मानी कशिश बढ़ने लगी। उस मालिक ने मेरे साथ जिस्मानी ज्यादती भी की और फिर जब मुझसे दिल भर गया तो एक नया नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दरबदर भटकता फिर रहा हूँ। आपके घर आया तो मालकिन को देखकर मैं सब्र न कर सका और फिर मैं उनके एयर फ्रेशर में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर यह मीठी नींद सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था। तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर ना होता। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ ये सब कुछ कर गया। वो रो रो कर मेरे पति से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर इंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे पति ने उसे उसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मगर उस जैसे लड़के को मज़ीद यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। इस बच्चे को बिगाड़ने में मैं और इस नौबत तक पहुँचाने में सबसे पहले हाथ उसके मालिक का था, जो उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था। काश यतीम खाने वाले यह देख लेते कि बच्चा जिन हाथों में गया है वहां पर महफूज है भी या नहीं। अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज यह बच्चा ऐसा ना होता। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास ही बिठाए रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले करके आए थे। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि उसकी दिमागी और जिस्मानी शिक्षा और अच्छी परवरिश की जाए, ताकि वह आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरा पति दुनिया के अच्छे पतियों में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं शर्मिंदा थी, मगर मेरा पति बोला कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो यह सब कुछ भी ना होता। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।